हेलो नीडारोस। तो हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। आज हमारे चीम्सपुर के डोजी फैमिली कुछ मेंबर्स आपसे मिलने आए हैं। एफआरएसआर क्या है? आज हम लोग पहली बात तो सब्सिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एडिशन रिएक्शन पूरी तरह खत्म कर दिया था, फ्रॉम जीरो टू अटमोस्ट लेवल, जितना आपको चाहिए अल्टीमेट पढ़ा था हम लोग लास्ट लेक्चर में। मतलब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए आपको डिटेल में, एक से एक क्वेश्चन बताया आपको कैसे इनमें अप्रोच लगानी है। फाइंड द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। पहले तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मतलब बताओ क्या है। पहले तो याद रख सकते हैं, देखिए याद कैसे रखते हैं इनकी ट्रिक है OMSGAP। ओम्स गैप क्या है? ओम्स गैप सबसे पहला सबसे छोटा डाई कार्बन के कितने कार्बन होगा? 2 कार्बन का। नेक्स्ट वाला 3 4 5 6 7 कार्बन का। फिर ट्रिक याद रखें ओम्स गैप क्या है? ओम्स गैप सबसे छोटा ऑर्गेनिक, देन डायलोनिक, देन आपका सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, अमीनिक। बाकी पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए, और जो भी जी आपसे बोला है उसको जरूर फॉलो करना। ओके फाइन, पढ़ते रहिए। टाटा। हेलो नीडारोस। तो हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। आज हमारे चीम्सपुर के डोजी फैमिली कुछ मेंबर्स आपसे मिलने आए हैं। पहले हैं बिमधायक जी। बिमधायक जी आपसे कुछ अपील कर रहे हैं, देख लो आप लोग क्या अपील कर रहे हैं। ओके, ये हैं बिमधायक जी के चेला चपाटी, जो आपसे इस अपील के लिए इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और ये हैं हम लोग या बोले आप लोग भी। ब्रो ऐसे क्या देख रहा है बुमरो? मैंने बिमधायक जी के कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया आप लोगों ने? बिमधायक जी नाराज हो जाएंगे। ओके तो फाइन। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर हम लोगों ने NaR पढ़ा था। NaR कौन से कंपाउंड को करते? कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड नाइट्राइल्स। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या आता है हमारा? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एसिड फैमिली के मेंबर्स नहीं आते, ध्यान रखना। कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बोनिल कंपाउंड्स में सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ही आते हैं। ओके, और ये NaR शो क्यों करते हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि इनके अंदर पोलर पाई बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ये फैसिलिटेट करते हैं। नाउ आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? FRSR। FRSR क्या है? आज हम लोग पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एडिशन रिएक्शन पूरी तरह ख़त्म कर दिया था, फ्रॉम जीरो टू अटमोस्ट लेवल, जितना आपको चाहिए अल्टीमेट पढ़ा था हम लोग लास्ट लेक्चर में। मतलब आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवाए आपको डिटेल में, एक से एक क्वेश्चन बताया आपको कैसे इनमें अप्रोच लगानी है। अब आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जो दिक्कत आए हम लोग को इन्फॉर्म करो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आपके लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म है। हमारा support@nitero.com मेल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है नीटेरो, उसका डिस्कशन ग्रुप है। नीटेरो बोर्ड को क्वेश्चन की फ़ोटो भेजिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट्स को क्लियर करें। कमेंट सेक्शन में लिखिए यूट्यूब पे। फाइन, तो आज क्या करें हम लोग? FRSR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सबसे पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। कौन सी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज FRSR। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? अल्केन्स की। सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए सब्स्टिट्यूट करना है तो कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? जहाँ उनका रिएक्टेंट स्टेबल हो, बस उसका कोई स्मॉल ग्रुप या कोई एटम को चेंज कर दे। हम कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ हटाना नहीं है, सब्स्टिट्यूट करना है। समझ रहे हो? नाम में ही इसकी रिएक्शन छिपी है, सब्स्टिट्यूट। किसी स्मॉल ग्रुप या एटम को सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये रिएक्शन हमारी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है अल्केन्स की, ये बात याद रखनी है आपको। अल्केन्स हमारे बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन्स बोलते हैं। अल्केन विल शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अल्केन हाई टेम्परेचर या लाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। नाउ टाइप्स ऑफ FRSR। FRSR कितने टाइप हैं? हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरोसल्फोनेशन। क्लोरोसल्फोनेशन के लिए नेमिंग रिएक्शन है रीड्स रिएक्शन। क्या है? रीड्स रिएक्शन। अब हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे। फाइन, सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होगा? आपका RH जो कि अल्केन है, हेलोजन से रिएक्ट करेगा हाई टेम्परेचर में। कहाँ? हाई टेम्परेचर में, लाइट की प्रेजेंस में। क्या बनेगा हमारा? HX प्लस RX। ये क्या हमारा? अल्काइल हैलाइड। क्या है हमारा? अल्काइल हैलाइड। ये तो जानते हैं आप लोग, RX क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। और बेंजीन के ऊपर X लगाओ तो क्या होता है? अराइल हैलाइड। ये क्या होता है? अराइल हैलाइड। क्या होता है ये? अराइल हैलाइड। ओके, नाउ इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ये प्रोसीड करती है, फ्री रेडिकल कैसे है? देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारे X में, X2 में क्या होता है?
होमोलाइसिस। ये कौन सी स्टेप है? होमोलाइसिस की स्टेप है बेटा। क्या है? होमोलाइसिस। ओके, ये क्या है हमारा? होमोलाइसिस। इसमें क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में हमारे हैलोजन्स फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन स्टेप। अब जो हमारा ये अल्केन है, अल्केन हमारा हैलोजन की फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में आर फ्री रेडिकल प्लस HX बनाता है। ये क्या हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्पीसीज। अब देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्पीसीज रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन कब पता चलता है? मैं कैसे पता चलेगा कौन सी रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन है? इसको क्यों नहीं बोला रेट डिटरमाइनिंग? देखिए जिस रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट बनना हो, जिससे हमें फ़र्क पड़ता हो रिएक्शन का रेट कैसे प्रोसीड करेगा, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इसमें देखिए आर फ्री रेडिकल बनना, ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट है बेटा। ये क्या है? इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ही हमारा डिसाइड करेगी कि कैसा रेट रहने वाला है। फाइन, अब समझ गए ना कि किसी भी रिएक्शन को RDS कब पता करते हैं, कि कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन हमारी RDS है कि नहीं। वहाँ पे इंटरमीडिएट आपका जो कंसर्न इंटरमीडिएट होगा, जो इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होगा, वो बनेगा RDS में। जैसे हमारे यहाँ पे R फ्री रेडिकल बन गया और ये HX बन गया। अब देखिए R फ्री रेडिकल हमारे X2 से फिर से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? RX प्लस X फ्री रेडिकल। क्या बना ये? X फ्री रेडिकल। ये तो हो गई हमारे दोनों चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या हो गई? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप कैसे? इस तरफ से ही फ्री रेडिकल से स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्ट में ही फ्री रेडिकल बना। यहाँ भी फ्री रेडिकल से स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्ट में ही फ्री रेडिकल बना। तो कैसी होती है? प्रोपोगेट करने वाली, कि हर रिएक्टेंट भी आपका फ्री रेडिकल से स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्ट में भी आपका फ्री रेडिकल बना। ओके, तो ऐसे पता चलता है ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। इनिशिएशन कैसे? रिएक्शन को इनिशिएट करना है। अब देखिए लास्ट में क्या है? चेन टर्मिनेशन स्टेप्स। RR फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे तो R बन जाएगा, XX फ्री रेडिकल बन जाएंगे तो X2 बन जाएगा, RX फ्री रेडिकल बन जाएंगे तो RX बन जाएगा। ये हमारी चेन टर्मिनेशन स्टेप, जो हमारी मतलब जो फ्री रेडिकल स्पीसीज हैं इनको ख़त्म कर रही है, तो ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है। ओके, देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी इनिशिएशन है, कौन सी टर्मिनेशन है, कौन सी प्रोपोगेशन है? आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे देंगे आपको और पूछ लेंगे इनमें से चेन प्रोपोगेशन स्टेप कौन सी है। आपको ऑप्शन दे देंगे A B C D, अब बताओ चेन प्रोपोगेशन कौन सी है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी इनिशिएशन है, कौन सी प्रोपोगेशन है, कौन सी टर्मिनेशन? इसमें बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन होता है, टीचर भी सही से क्लियर नहीं करते। देखिए एक बहुत बेसिक सा फंडा है जो हमने खुद डेवलप किया है। देखिए अगर ये इस साइड आपका क्या है? रिएक्टेंट है बेटा। क्या है आपका? रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल नहीं है, प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल है। अगर आपका रिएक्टेंट के साइड फ्री रेडिकल नहीं है, प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल है, तो क्या होगा हमारा? इनिशिएशन। वो क्या होगा हमारा? इनिशिएशन। इनिशिएट हो रही है फ्री रेडिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन इनिशिएट हो रही है? फ्री रेडिकल। अब देखिए रिएक्टेंट साइड भी फ्री रेडिकल है, प्रोडक्ट साइड भी फ्री रेडिकल है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन। क्या बोलेंगे उसको? प्रोपोगेशन स्टेप। रिएक्टेंट साइड भी फ्री रेडिकल है, प्रोडक्ट साइड भी फ्री रेडिकल, उसको क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन स्टेप। अब रिएक्टेंट साइड तो फ्री रेडिकल है, प्रोडक्ट साइड फ्री रेडिकल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका फ्री रेडिकल बनना है उसमें H फ्री रेडिकल कभी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? H फ्री रेडिकल कभी देखने को नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक में, आपको समझ रहे हो? तो कभी भी आपको किसी रिएक्शन ऐसे पूछ लेता कई बार कि कौन सी रिएक्शन सही है, कौन सी गलत है, आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन में H फ्री रेडिकल बना के दिखा देंगे। तो ध्यान रखना, जिसमें H फ्री रेडिकल लगाओ उसको तो आंख बंद करके काट देना है, वो तो गलत है ही, हमेशा ही गलत है। H फ्री रेडिकल कभी नहीं बनाना आपको। अब देखिए यहाँ रिएक्टेंट में आपका फ्री रेडिकल नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल था, इसलिए इनिशिएशन स्टेप है ये। यहाँ रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल था आपका, प्रोडक्ट में ही फ्री रेडिकल है, इसलिए चेन प्रोपोगेशन है। यहाँ रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल था, प्रोडक्ट में ही फ्री रेडिकल है, इसलिए चेन प्रोपोगेशन है। यहाँ रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं है, रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं है, रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं है, इसलिए चेन टर्मिनेशन स्टेप है। आप पहचान लेंगे कौन सी चेन इनिशिएशन है, कौन सी चेन प्रोपोगेशन है, कौन सी चेन टर्मिनेशन स्टेप है। ऐसा ही केस आपको वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। FRAR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ा था, खरास इफेक्ट, HBr विद पेरोक्साइड एक ही है, जो HBr पेरोक्साइड आपका पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। नाउ अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, जो आपके हैलोजन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? देखिए आपका इस रिएक्शन में एसिड फॉर्म हो रहा है, HF,
HCl, HBr, HI, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, इनकी स्टेबिलिटी, इनकी हैलोजेंस की रिएक्टिविटी बताती है। अब आप ज़रा कॉमन सेंस से बताओ, हम जानते हैं HF और HI में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? डेफिनेटली HI है। तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि वो H+ और I- में ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स कि वो इनका H और I बॉन्ड स्टेबल नहीं है, HI बॉन्ड स्टेबल नहीं है। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट आपका HI जो है लेस स्टेबल है। कैसा है? लेस स्टेबल। और ये HF कैसा है? मोर स्टेबल है। कैसा है? मोर स्टेबल। तो बताओ, अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनेगा तो उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? बताओ बताओ। तो हमारा HF जो जिस रिएक्शन बनेगा, दैट इज F2 का फ्लोरिनेशन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, देन क्लोरिनेशन होगा, देन ब्रोमिनेशन होगा, लास्ट में हमारा आयोडीनेशन। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा अजीब ऑर्डर आता है बेटा। कैसा आता है? थोड़ा अजीब, थोड़ा डिफरेंट चलता है। हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, लास्ट में फ्लोरिनेशन। तो ये ऑर्डर हमारे लिए इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यही एक इकलौता, कुछ एक ये ऑर्डर है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इकलौते जो उल्टे चलते हैं, उनमें से ये एक है। तो इसको इम्पॉर्टेंट बना के याद रखेंगे। फाइन, नोट मेकिंग करते चलना मेरे साथ। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन, सबसे ज़्यादा फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, देन लास्ट में आयोडीनेशन। अब इन चेन प्रोपोगेशन स्टेप HX इज फॉर्म्ड, इसीलिए हमारा HX पे डिपेंड कर रहा है रिएक्टिविटी हेलोजन का, और अलॉन्ग विथ R फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट बनेगा तो ये क्या, कौन सी स्टेप हो जाएगी? RDS। ओके, मोर स्टेबल HX, मोर इज द रिएक्टिविटी, बता दिया अभी मैंने। फ्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोजिव इन नेचर, देयरफॉर कंडक्टेड इन एब्सेंस ऑफ लाइट इन डार्क रूम। देखिए, फ्लोरिनेशन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव है और बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो इसको ना तो हम लाइट देते हैं, ना ही टेम्परेचर देते हैं। फाइन, इसको डार्क रूम में किया जाता है। ये वाली बात भी याद रखेंगे, जनरल पॉइंट है। जैसे आपने नीट 2021 में देखा कि फोकस किया है, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया है। फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए, केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए। तो थ्योरी वाली बातों को भी याद रखेंगे, अब थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। नाउ आयोडीनेशन, आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल बिकॉज HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, विल रिड्यूस RI जो कि हमारा प्रोडक्ट है, RI हमारा प्रोडक्ट है, इनटू RH जो कि रिएक्टेंट है। देयरफॉर आयोडीनेशन इज कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO4, ओजोन, HNO3 एक्सेट्रा। होता क्या देखिए बेटा, जो आप आयोडीन प्लस RH करते हैं तो क्या बनता हमारा? RI प्लस HI। ये हमारा क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। RH बन जाता, आयोडीन बन जाता। तो अगर आयोडीनेशन करवाना है हमें अल्केन का, तो जो हमारा HI बना था, HI को ख़त्म करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। तो HI हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, क्या डाल दें? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा जो HI है, जो HI बना था बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलके रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो क्या हमारा जो कंसर्न था RI बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो आयोडीन बना हमारा, जो आयोडीन बना, जो HI बना, सॉरी, जो HI बना उसको HiO4 से रिएक्ट करा के आयोडीन प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते? आयोडीन प्लस वाटर में, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते। तो आपको FR SR में दो बातें याद रखनी है अभी तक। तो एक तो हेलोजिनेशन का ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपका फ्लोरिनेशन कैसा है? एक्सप्लोजिव है। थर्ड क्या है आपका? आयोडीनेशन कैसा है? रिवर्सिबल है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, हमने बात कर ली हेलोजन की रिएक्टिविटी। अब जो इम्पॉर्टेंट है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, रिएक्टिविटी अल्केन्स कैसे देखें? अब देखो बेटा, इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारा इंटरमीडिएट क्या बना था इसमें? इंटरमीडिएट बना था R फ्री रेडिकल। तो यही स्टेप क्या थी हमारी? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? रेट। तो बस हो गई ख़त्म बात बेटा। यही तो इम्पोर्टेंट था, फ्री रेडिकल पे ही तो फोकस ज़्यादा था हमारा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तो आप देख सकते हो, इतना सारा GOC1 में पढ़ाया है। यहाँ देखो, यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या बनेगा?
CH3 फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। अब बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ कितने हैं 9 अल्फ़ा H, 9 अल्फ़ा H, यहाँ कितने हैं 6 अल्फ़ा H, यहाँ कितने हैं 3 अल्फ़ा H, यहाँ कितने हैं 0 अल्फ़ा H। अल्फ़ा H जानते हैं कैसे, जिस कार्बन पे हम स्टडी कर रहे हैं उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन आपका sp3 होना चाहिए और उस पर लगे उस पर लगे हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि हमारा कंसर्न सेंटर कौन सा है, कंसर्न सेंटर ये वाला है, यहाँ के हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 9 हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, फोर्थ वाला। तो रेट किसका ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा, फोर्थ वाले का, देन थर्ड वाले का, देन सेकंड वाले का, लास्ट में आएगा फर्स्ट वाले का रेट। तो रेट का ऑर्डर आप लोग लगा लेंगे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा हमारा रेट। फाइंड द प्रोडक्ट, अगर मैं क्लोरीनेशन लाइट की प्रेजेंस में करवाऊँ CH4 के तो क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3Cl, अगर और प्रेजेंट है हमारा Cl2, हाई हीट भी प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट है, तो क्या CH2Cl2 ऐसे फर्दर रिएक्शन होती रहेगी। अब देखिए अगर मैं एक्सेस ऑफ Cl ले लूँ, क्लोरीन बहुत सारा एक्सेस में है और CH4 आपका कैसा है कम, तो देखिए CH4 पे जितने हाइड्रोजन है सब लाइट की प्रेजेंस में चेंज होते रहेंगे। कैसे होते रहेंगे, लाइट की प्रेजेंस में चेंज। तो हमारा क्या बनेगा CCl4 प्रोडक्ट में मिलेगा, क्या मिलेगा CCl4, जितने हाइड्रोजन है सबको चेंज कर देगा वो, क्योंकि क्लोरीन हमारा एक्सेस में है। अब यहाँ पे CH4 एक्सेस में ले लिया मैंने, अब बताओ आप क्या है, क्लोरीन तो लिमिटेड है लेकिन CH4 एक्सेस में है, तो क्या बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट बेटा, मेजर प्रोडक्ट CH3Cl बनेगा। ये क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो बहुत सारे मिल जाएंगे, चांस इवेंट है रिएक्शन का कि कौन सा फ्री रेडिकल कब टकरा गया, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा CH3Cl। यहाँ पे मेजर क्या होगा CCl4 सॉरी। ओके क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आप लोग करना है, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन करो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताओ बताओ हो गया। अब मेरे साथ मैच करना, ठीक है। सबसे पहले तो कहाँ बनेगा हमारा प्रोडक्ट, कहाँ बनेगा बताओ बेटा। सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल, स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा फ्री रेडिकल। सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब रिएक्शन कहाँ पे होगी बेटा हमारी, रिएक्शन हमारी होगी यहाँ पे। ये हमारा क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, कैसा होगा मेजर प्रोडक्ट। और हम लोग जनरली मेजर प्रोडक्ट की ही बात करते हैं। ये क्या हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। पहले तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की मतलब समझाओ क्या है। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्लोरीन जोड़ना है। ऐसे सारे प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए जिसमें सिर्फ आप एक ही क्लोरीन जोड़ें और अलग अलग प्रोडक्ट मिले। कितने मिले, अलग अलग प्रोडक्ट मिले। तो अगर मैं इसमें एक क्लोरीन जोड़ सकता हूँ तो CH3 पे तो एक ही कार्बन है, CH4 पे तो एक ही कार्बन है, तो एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट होगा। कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, CH3Cl दैट इज वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। दूसरे में चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो एक ही बात है। तो कितना होगा ये, यहाँ भी CH3 CH2Cl ओनली वन प्रोडक्ट। कितना, ओनली वन प्रोडक्ट। इसमें बताओ या तो यहाँ जोड़ दूँ या यहाँ जोड़ दूँ, ये हो जाएगा हमारा एक नंबर का प्रोडक्ट। यहाँ पे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, दूसरे नंबर का। ओके, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, 2 प्रोडक्ट। यहाँ देखो या तो मैं यहाँ जोड़ूँ या यहाँ जोड़ूँ, सेम बनेगा। यहाँ जोड़ूँ या यहाँ जोड़ूँ तब भी सेम बनेगा। देख सकते हो ना आप लोग। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्रोडक्ट बनाओ और IUPAC नेमिंग करो। अगर 2 प्रोडक्ट की IUPAC नेमिंग सेम आ गई दैट मीन्स वो सेम है। यहाँ भी कितने मिलेंगे हमें, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बनाऊँ या यहाँ पे बनाऊँ, एक ही बार जोड़ना है बेटा। ऐसा नहीं कि तीनों बार अलग अलग एक साथ तीनों जगह जोड़ दिए, नहीं, सिर्फ एक ही क्लोरीन जोड़ना है आपको। तो जहाँ पे मैं सेम नंबर लिख रहा हूँ
वहाँ पे सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 तीनों जगह एक ही जैसा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अगर आएगा क्लोरीन तो कैसा बनेगा, डिफरेंट टाइप का, दूसरा वाला। तो यहाँ भी हमें कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, 2 टाइप के प्रोडक्ट। अब हाँ, इसका बताओ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब आपको दिमाग के तार घुमाओ और सोच के बताओ कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको करना ही है, मैं बोल रहा हूँ करना है। कर लिया? ठीक है, अब मेरे साथ मैच करना किसका किसका सही होता, और कमेंट सेक्शन बताया करो सर आपने वो क्वेश्चन पूछा था मेरा सही हुआ था। ओके, देखिए मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक ही टाइप का, सॉरी एक ही क्लोरीन जोड़ना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दूँ, कहाँ जोड़ दूँ, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दूँ तो पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दूँ तो क्या दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा? बताओ बताओ। एक ही क्लोरीन जोड़ना है बेटा, ऐसा नहीं कि लाइन से जोड़ते चले, 2 जोड़ दिए 3 जोड़ दिए, एक ही क्लोरीन जोड़ना है एट अ टाइम। मैं यहाँ जोड़ूँ चाहे यहाँ जोड़ूँ, बात दोनों ही केसेस में सेम है, तो थर्ड नंबर का प्रोडक्ट ये बनेगा मेरा। मैं यहाँ जोड़ूँ चाहे यहाँ जोड़ूँ तो प्रोडक्ट कैसा होगा, सेम। तो कितने प्रोडक्ट मिले हमें, 4 मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट इस सबस्ट्रेट के मिल सकते। तो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट टोटल कितने मिलेंगे हमें, 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन सबस्ट्रेट। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इसके मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, ऑप्शन दे देगा 2 3 4 5 6 10, कितने भी दे सकता है आपको। तो आपको पता चल गया इसके मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 4 डिफरेंट मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द टोटल क्लोरो प्रोडक्ट ऑफ द ईथेन। ईथेन के टोटल क्लोरो प्रोडक्ट कितने होंगे, कितने भी क्लोरीन लगा सकते हो आप लोग, जितने पॉसिबल हैं ईथेन में लगाना, कितने भी क्लोरीन लगा सकते हो। तो टोटल क्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, आपको जरा दिमाग से सोचो आप लोग कितने बना सकते हो। वीडियो पॉज करो, बनाओ दिमाग से जितने बना सकते हो, फिर मैं बनवाऊंगा, मैच करना। अगर कोई रह जाए तो सोचना क्यों रह गया, वो क्या आपने मिस्टेक कर दी। फाइन, सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन जितना भी आप सोच सकते हो सब लगाओ इसमें, कि कितने टाइप के डिफरेंट टोटल क्लोरो प्रोडक्ट बना सकते हो आप लोग ईथेन के। कर लिया होगा? ठीक है, अब मेरे साथ मैच करना। अगर हाइड्रोजन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन आप लोग समझ लेना, सेटिस्फाइड है। एक ही क्लोरीन लगाया, लेट सपोज यहाँ पे एक क्लोरीन लगाया। ओके, तो कितना बना हमारा, पहला प्रोडक्ट बन गया। ओके, दूसरी बार में क्या करूँगा मैं, एक यहाँ लगाऊंगा एक यहाँ लगाऊंगा, ये भी हमारा एक प्रोडक्ट बन गया, ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया, इसको 2 नंबर देता हूँ। अगर मैं एक ही पे दोनों लगा दूँ, जो मेरा एरो है वो एक क्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दोनों क्लोरीन मेरे इसी कार्बन पे आ गए, तो तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 3 क्लोरीन लेकर आऊँगा, 3 क्लोरीन पहले तो एक ही कार्बन पे लगाऊंगा, ये मेरा चौथा प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरी बार मैं क्या करूँगा, 2 इस पे लगाऊंगा, 1 इस पे लगाऊंगा, ये मेरा 5वां प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अब अगली बार क्या करेंगे हम लोग, 4 क्लोरीन लेकर आएंगे। क्या करेंगे, 4 क्लोरीन, 3 इस पे 1 इस पे, तो ये कौन सा मेरा 6th प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 इस पे 2 इस पे, ये कौन सा 7th प्रोडक्ट बन जाएगा। 4 क्लोरीन भी आ गए, अभी 2 हाइड्रोजन बचे हैं हटाने के लिए, ये होता है हमारा ईथेन। अब क्या होगा, 5 ले आऊँगा मैं, 3 यहाँ 2 यहाँ, ये कौन सा हो गया, 8th प्रोडक्ट हो गया मेरा। अब 5 में मैं चेंज करूँगा अभी तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, 3 यहाँ करूँगा 2 यहाँ करूँगा तब भी सेम हो जाएगा प्रोडक्ट। ओके, लास्ट वाला क्या होगा हमारा, पूरे 6 के 6 हाइड्रोजन हमारे क्लोरीन से रिप्लेस हो गए, तो 3 क्लोरीन यहाँ 3 क्लोरीन यहाँ, ये हमारा क्या होगा 9th प्रोडक्ट। 9th प्रोडक्ट ये कैसा होगा, CCl Cl 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 Cl, ठीक, C2Cl6, ये हमारा 9th प्रोडक्ट है। तो ईथेन के टोटल क्लोरीनेटेड जितने भी पॉसिबल टोटल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट हैं ईथेन के, वो कितने हो सकते, टोटल 9।
तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ तो टोटल पॉसिबल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट ऑफ ईथेन इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 9। कितने 9 टोटल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे ईथेन के आपको। आगे अब कुछ हमारे अल्कीन्स भी हैं जो स्पेशल कंडीशन में हमारे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं। कौन है वो? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। कौन? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, जिसको NBS HNU लिखते हैं या Br2HNU भी कभी कभी। NBS तो चीज़ आपकी अलग है, इसी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा Br2HNU भी देता है। विल सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन एट एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजिशन बाई Br। जो हमारा एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है ये अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है? याद करो GOC1, जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था वहाँ पे बताया था डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन कैसा होता? अलाइलिक। अलाइलिक पोजीशन क्या होती है हमारी? अलाइलिक पोजीशन। ओके, डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है ये वाला, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ डबल बॉन्डेड कार्बन ये वाला, ये कैसा होगा हमारा? विनाइलिक। कैसा होगा? विनाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा है? विनाइलिक। डबल बॉन्डेड के बगल वाला कार्बन कैसा है? अलाइलिक। और बेंजाइलिक कौन सा होता? बताओ। सब कुछ पढ़ाया था आप लोग। बेंजाइलिक कौन सा होता? अगर मैं बेंजीन बनाऊं, बेंजीन से जो पहला कार्बन होगा इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक कार्बन। ओके, तो अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है Br2HNU के साथ या एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड को और क्या बोलते हैं? NBS। होता कैसा एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ये भी दिखा देता हूँ। CH2 C डबल बॉन्ड O NBr, ये हमारा NBS है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये क्या करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा देता है अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे। अब तो याद हो गया होगा आपको NBS क्या कराता है, इतने बार बोल दिया मैंने। तो देखो क्या करता है, ये हमारी अलाइलिक पोजीशन है। ओके, अलाइलिक पोजीशन है, इस पर NBS डाला लाइट की प्रेजेंस में, क्या बन गया हमारा? ब्रोमीन आता है। ध्यान रखना बेटा, NBS जब भी आएगा क्लोरीन नहीं आ जाएगा। NBS है ही आपका एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, मतलब ब्रोमीन है उसमें, तो यहाँ पे ब्रोमो आएगा। अगर मैं NBS, ये क्या हमारा? टॉलिन। क्या है? टॉलिन। टॉलिन के ऊपर NBS डालेंगे, क्या बनेगा? ओके, बना लेंगे प्रोडक्ट आप लोग। फाइन। अब बताओ, फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड NBS। NBS से आपको रिएक्शन करवानी है, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लिया। पहले तो आप लोग ये समझो कि NBS कराता क्या है। जैसे अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एट प्रेजेंट, तो आपको पता है कि NBS हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहली थॉट प्रोसेस आपकी होनी चाहिए, NBS कैसे प्रोसीड करता है, कोई रिएक्शन को करता कैसे है NBS। तो सबसे पहले स्ट्राइक करेगी आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में NBS आता है। अगर NBS आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आएगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अगर देखें हम लोग तो बस ऑर्डर आ जाएगा। इसमें देखिए फ्री रेडिकल क्या बनेगा हमारा? फ्री रेडिकल इसमें हमारा यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, इसमें यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, इसमें यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, और इस केस में यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो यहाँ देखिए रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ रेजो +6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ रेजो है थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बेंजीन के साथ रेजोनेंस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ रेजोनेंस कम है। यहाँ रेजो है +3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब कंपेयर कर सकते हो आप लोग, डेफिनेटली लिख लोगे रेट, आपको समझ में आ चुका है। आपने मुझसे GOC1 पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा रेट किसका आएगा हमारा? रेट का लिखूँ तो सबसे ज़्यादा थर्ड में आएगा, देन सेकंड में आएगा रेट हमारा, देन फोर्थ में आएगा, देन फर्स्ट में आएगा। क्लियर है? सब में कैसी आपको पोजीशन कौन सी सिलेक्ट करनी है, अलाइलिक या बेंजाइलिक NBS के केस में।
NBS के केस में हमें अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन ध्यान रखना है। अब ये तो देख लिया हमने हैलोजिनेशन। नाइट्रेशन कैसे होता, नाइट्रेशन में क्या होगा, अल्केन होगा, अल्केन से हम लोग कोई एक रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे, NO2 आ जाएगा। अब रिएजेंट कौन से होते हैं उसके लिए, रिएजेंट हम लोग लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 विथ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में कैसा होना चाहिए, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ऑन एन एवरेज कभी कभी 450 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख के आ जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाई टेम्परेचर आप याद रखना। या तो HNO3 वेपर्स लेते हैं, HNO3 वेपर्स होंगे दैट मीन्स ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है, या वेपर फेज नाइट्रेशन ऐसा भी लिख के आ सकता। क्या लिख के आ सकता, वेपर फेज नाइट्रेशन, मतलब HNO3 के वेपर्स ही हैं। तो ये तीनों ही बातों में हमारा क्या होता है, नाइट्रेशन, वो भी कैसा, अल्केन। देखिए ध्यान रखिए, अगर सबस्ट्रेट आपको अल्केन दिया है तो आपको पता है यार कि कोई रिएक्टिव साइट नहीं है, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई हैलोजन नहीं लगा, कोई अल्कोहलिक ग्रुप नहीं लगा, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही देंगे, एडिशन नहीं दे सकते। ओके, कोई रिएक्टिव ग्रुप नहीं है इनके अंदर, तो एलिमिनेशन भी कैसे देंगे, तो सब्सटीट्यूशन देंगे। ठीक है, ऐसे कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग। तो ये हमारा नाइट्रेशन करवाएंगे 3 रिएजेंट। अब कैसे कराएंगे देखिए, ये ईथेन है, ईथेन के ऊपर HNO3 वेपर डालेंगे तो कैसा बन जाएगा, ईथेन CH3 CH2 NO2। ओके, ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन के ऊपर कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो ये वाला कार्बन होगा CH2, बीच वाला कार्बन, जो हमारा बीच वाला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये कैसा है, इस पर फ्री रेडिकल कैसा बनेगा, स्टेबल, तो यहीं पे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा, कैसा होगा, मेजर। तो ये कैसा होगा, माइनर। साइड से फ्री रेडिकल पे NO2 आएगा तो वो कैसा होगा, माइनर। डेफिनेटली ये वाला फ्री रेडिकल हमारा लेस स्टेबल है बेटा। अगर ये फ्री रेडिकल हमारा लेस स्टेबल है तो इसका प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा, माइनर। कैसा बनेगा, माइनर। और ये हमारा फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेजर। और देखिए और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, हाई टेम्परेचर की वजह से अल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कभी कभी वो भी टूट जाता। अगर हीट की वजह से कोई बॉन्ड टूटे तो उसको क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस प्रोडक्ट भी मिलते हैं बेटा, कैसे मिलते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, समटाइम पायरोलिसिस प्रोडक्ट भी मिलते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। जैसे कि आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा तो CH3 NO2 मिलेगा और CH3 CH2 NO2 ये मिलेगा। ये इन दोनों को क्या बोलते हैं बेटा, पायरोलाइसिस प्रोडक्ट, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, आगे सल्फोनेशन, हमने हेलोजिनेशन देख लिया, हमने नाइट्रेशन देख लिया। नाइट्रेशन रिएजेंट याद रखना, कंसनट्रेटेड HNO3 विथ हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 450 सेंटीग्रेड, वेपर्स ऑफ HNO3 या वेपर फेज नाइट्रेशन। अब सल्फोनेशन करवाना है। सल्फोनेशन रिएजेंट कौन से लेंगे हम लोग, फ्यूमिंग H2SO4, H2SO4 की फ्यूम्स लेंगे या ओलियम लेंगे। ओलियम क्या होता है हमारा, H2H2O7। जब हमारे दो H2SO4 आपस में कंबाइन हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ओलियम। ओके, या कंसनट्रेटेड H2SO4 विद हाई टेम्परेचर। इन तीनों ही केसेस हमारा सल्फोनेशन होगा। क्या होता है, अल्केन प्लस ओलियम, टेम्परेचर कैसा लेंगे यहाँ पे हम लोग, टेम्परेचर हाई, ये क्या बन जाएगा, RSO3H। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, ये कि हमारा 2-मिथाइल प्रोपेन, क्या है हमारा 2-मिथाइल प्रोपेन पे ओलियम डालेंगे, टेम्परेचर हाई लेंगे तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा सल्फोनेटेड। अब देखिए इसके केस में एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपका जो सल्फोनेशन है हाइयर अल्केन्स शो करते हैं। कौन शो करते हैं, हाइयर अल्केन्स या जिनके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन हो। ओके, लोअर अल्केन्स हमारे जनरली सल्फोनेशन शो नहीं करते, तो ये बात भी याद रखेंगे। अब देखिए मैं थ्योरी पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि आपके 2021 में काफ़ी क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गए, थ्योरी पे एम्फेसिस दे रहे हैं, वो थ्योरी पूछी जा रही है, तो इस बार थ्योरी भी सही से आप लोग पढ़ते चलेंगे। जब भी आप ये नोट्स रिवाइज करेंगे, थ्योरी भी लिखते चलना अपने नोट्स में, जब भी नोट्स रिवाइज करेंगे थ्योरी को ही पढ़ेंगे। अब क्लोरोसल्फोनेशन, इसको क्या बोलते हैं, रीड्स रिएक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीड्स रिएक्शन।
इसको क्या बोलते हैं, रीड्स रिएक्शन। इसमें रिएजेंट क्या होता है, SO2 + Cl2 और टेम्परेचर कैसे लेते हैं, हाई। तो अल्केन के ऊपर SO2 Cl2 प्लस टेम्परेचर हाई, RSO2Cl, क्या बनेगा, RSO2Cl। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोसल्फोनेशन। इसका टेम्परेचर हाई, SO2Cl2 रिएजेंट है, इसको रीड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। नाउ सम रिएक्शन बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल्स। जब इतनी सारी फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन पढ़ ली तो और भी कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे हमारा वुर्ज रिएक्शन। ओके, वुर्ज रिएक्शन क्या होता है, 2 RX में 2 Na रिएक्ट करता है तो 2 NaX निकल जाता है और RR बन जाता है -2 NaX। इसमें सॉल्वेंट क्या लिखते हैं, ड्राई ईथर। ये ड्राई जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्राई ईथर। मैं बोल रहा हूँ थ्योरी पे एम्फेसिस कीजिए, समझ रहे हो। जो मैं अभी हर चीज़ का लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक के साथ कोई भी चीज़ टफ नहीं है। अगर मैं हर चीज़ को रटने को बोल जाऊँगा तो आपको दिक्कत होगी। रटने को कुछ नहीं बोलता, हर चीज़ का लॉजिक है। तो उसी लॉजिक के साथ हर बार नोट्स रिवाइज कीजिए। जब तक आपका नीट नहीं आ जाता तब तक आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। मैं अब बता रहा हूँ 15 के 15 क्वेश्चन सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतने से। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हर चीज़ का लॉजिक है यार। वुर्ज रिएक्शन ऐसा थोड़ी ना कि बस ऐसा आउटलाइन बता दिया और हो गया, नहीं, इसका भी मैकेनिज्म बताऊंगा। देखिए होता क्या है, पहले RX का क्या होता है, हेट्रोलाइसिस। ये क्या है हमारा, हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस में क्या है, एक एटम पूरे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है और साथ ही साथ हमारा नाइट्रोजन भी सोडियम भी आयनाइज हो जाता है। तो सोडियम आयनाइज हो गया, Na++ इलेक्ट्रॉन बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो R का क्या हुआ है, हेट्रोलाइसिस, उसके पास चला जाता है। तो अगर R कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा तो क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल। ओके, क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल। अब R फ्री रेडिकल जब जनरेट हो जाएंगे रिएक्शन में तो क्या बनेगा, R से टकराएगा, RR बनाएगा। अब वुर्ज रिएक्शन इज अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन्स। अब देखिए अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन के प्रोडक्ट बनाने हैं तो वुर्ज रिएक्शन इज अ वेरी गुड। लेकिन अगर ऑड नंबर का आपको चाहिए तो वुर्ज रिएक्शन आपकी अच्छी नहीं है। वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्या होगा अभी बताता हूँ मैं आपको, प्रॉब्लम क्या होगा। इट इज़ नॉट गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स बिकॉज मिक्सचर ऑफ अल्केन्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ कार्बन्स आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू विच मॉलिकुलर वेट इज ऑलमोस्ट सेम एंड हैंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज देयरफॉर सेपरेशन विल बिकम डिफिकल्ट। अब देखिए अगर आप ऑड नंबर के बनाने जाएंगे तो बहुत सारे अल्केन्स बन जाएंगे आपके, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूस होगा और जिनका ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिकुलर वेट होगा। सिमिलर मॉलिकुलर वेट होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होंगी, थोड़ी थोड़ी मैच करेंगी, तो उनका सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं था उससे ज़्यादा हमारा सेपरेशन कॉस्ट आ गया, तो फिजिबल नहीं है इकोनॉमिकली वुर्ज रिएक्शन से ऑड कार्बन की अल्केन बनाना। इसलिए हमें वुर्ज रिएक्शन का इवन के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन ऑड के लिए यूज़ करें नहीं। अब ऑड कैसे बनती, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दो ऑड जोड़ेंगे तो इवन बनेगा। अब देखिए ऑड कैसे बन सकता है, वुर्ज रिएक्शन से भी ऑड बनाना पॉसिबल है। देखिए कैसे, मैं एक RX ये ले लूँगा आपका, एक R' ये ले लूँगा। अब देखिए ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाऊँगा, फ्री रेडिकल कौन से बनेंगे, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल। अब ये आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ईथेन। ये आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। और अगर ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन। अब देखो हुआ क्या, आप तो लेने गए थे प्रोपेन बनाने गए थे, सिर्फ प्रोपेन आपको चाहिए था, ऑड नंबर ऑफ ऑड कार्बन की अल्केन चाहिए थी आपको, क्या चाहिए, ऑड कार्बन की अल्केन। लेकिन आपके साथ और क्या क्या मिला आपको, साथ में ईथेन मिला, ब्यूटेन भी मिला। अब बेटा इनके मॉलिक्यूलर मासेस में कंसीडरेबल डिफरेंस नहीं है कि एक 2 कार्बन का है दूसरा 50 कार्बन का, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, बहुत क्लोज है मॉलिक्यूलर मास इनका। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो होंगी काफ़ी हद तक सिमिलर होंगी, तो इनका सेपरेशन जो होगा बेटा, सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। अगर सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो हमारा ये रिएक्शन इकोनॉमिक नहीं बचा। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी, पैसा बचाना, सेपरेशन ही टफ हो गया। सेपरेशन में इतना सारा खर्चा लग जाएगा, इतनी सारी मशीनरी लग जाएगी कि जितना इनका ज़रूरत नहीं था उससे ज़्यादा हमारा कॉस्ट लग गया।
तो कुछ एक नया मेथड ढूंढेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे वुर्ज रिएक्शन से। ओके, अब ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं? मैंने बोला था ड्राई ईथर की इंपॉर्टेंस है, ड्राई ईथर लेना। देखिए ड्राई ईथर यूज्ड एज सॉल्वेंट इन वुर्ज रिएक्शन, मॉइस्ट ईथर इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट बिकॉज एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इंस्टेड ऑफ अल्केन। आप बनाने जा रहे थे अल्केन, अगर ड्राई ईथर या पानी थोड़ा सा भी उसमें पाया गया तो बन क्या जाएगा? एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। क्या बनेगा हमारा? एल्कोहल। अब एल्कोहल कैसे बनेगा ये देखो, जैसे हमारा Na है, सोडियम हमारा बहुत रिएक्टिव मेटल है, ये तो जानते हो आप लोग। पानी डालते ही क्या बनाता है? NaOH। अगर आपने मॉइस्ट ईथर लिया तो उसमें वाटर होगा, वाटर Na से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaOH। अभी NaOH से क्या मिलेगा हमें? OH माइनस। RX पे अगर OH माइनस का अटैक होगा, क्या होगा? RX पे अगर हमारा OH माइनस का अटैक होगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल प्लस X माइनस। अब जो हमारा काम की चीज़ थी अल्केन बनाना, वो तो बना ही नहीं, बन क्या गया? दारू बन गया बेटा। क्या बन गया? दारू, एल्कोहल। फाइन। जैसे देखो CH3Cl2 अगर ड्राई ईथर लेंगे तभी ये बनेगा, अगर मॉइस्ट ईथर ले लिया, क्या ले लिया? मॉइस्ट ईथर, CH3CH2Cl, मॉइस्ट ईथर ले लिया। कैसा ले लिया? ध्यान देंगे थोड़ा, क्या लिखा है? मॉइस्ट लिखा कि ड्राई लिखा? मॉइस्ट ईथर होगा तो हमारा क्या बनेगा? CH3CH2OH। ओके, क्लियर है? मॉइस्ट ईथर लेंगे तो अल्कोहल बनेगा, ड्राई ईथर लेंगे तो क्या बनेगा? एल्केन। अब बताइए, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में टाइम लगता है, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हैं तो पहले इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन प्रेफर होती है, तो क्या होगा हमारा? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों मिला क्या बनेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो क्या बना लेंगे? अल्कीन। सिमिलरली इसमें क्या होगा बेटा? इसमें आपका ये बन जाएगा, इसमें क्या होगा? यही बन रहा है सबका। थोड़ा ध्यान से सोचो, मैंने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नाम की भी कोई चीज़ पढ़ाई थी GOC1 में, रेजोनेंस के लेक्चर में। ये बेटा बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ये कैसा? एंटी एरोमेटिक है। क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट कभी नहीं बनते किसी रिएक्शन में, हाईली अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट। तो करेगा क्या? ये करेगा पहले तो आपका ये बनाएगा और ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के पास आएगा बेटा, खुद से नहीं जुड़ेगा। अब क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी बेटा, और आपके प्रोडक्ट में ये मिलेगा, ये बॉन्ड नए बने बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ये नहीं होगा। ओके, ये कैसा हमारा? नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट। कैसा है? नॉन एरोमेटिक। फाइन। तो एंटी एरोमेटिक से तो ज़्यादा ही स्टेबल है नॉन एरोमेटिक, तो क्यों हम एंटी एरोमेटिक बनाएं? तो ये वाली रिएक्शन होगी। ओके, इसमें क्या होगा? पहले कार्बन गिनो, ऐसे केस है तो कार्बन गिन लिया करो, कितने कार्बन है? 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन कितने बना दो बेटा सीधा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा। इसमें क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा सर, इस बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। बना लिया। इसको देखिए, ये थोड़ा आपका स्पेशल केस है, थोड़ा डेविएशन शो करता है, जो ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा डेविएट होता है, क्योंकि इसमें बल्कि फ्री रेडिकल बनता है। पहले आप लोग सोचो क्या बना सकते हो आप लोग। जैसे देखो, एक आम बच्चा क्या करेगा? ये है बेटा आम जिंदगी। क्या है बेटा? ये आम जिंदगी। ये क्या है हमारी? आम जिंदगी। अब हम लोग क्या खाएंगे? मेंटोस। उसके बाद क्या दिखाएंगे? मेंटोस जिंदगी। देखिए होता क्या है, ये फ्री रेडिकल बनता है बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ओके, और सेम फ्री रेडिकल बेटा यहाँ पे बनता है, ये भी फ्री रेडिकल बना। तो देखिए होता क्या है, ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन बहुत ही ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है 3 कार्बन से। ये देखिए 3 कार्बन इसको हिंड्रेंस दे रहे हैं, तो ये दोनों इतने मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे आ ही नहीं पाते कि एक बॉन्ड बन पाए। तो करते क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ पे अगर देखिए ज़रा आप, जैसे ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है? ये कार्बन अपने यहाँ बॉन्ड देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला भी यहाँ इलेक्ट्रॉन देता है, और ये वाला
हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है साइमल्टेनियसली। फ्री रेडिकल बनता नहीं है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, साइमल्टेनियसली शिफ्ट हो रहा होता। तो क्या बनते हैं हमारे प्रोडक्ट? हमारे प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, एक तो ये बनेगा प्लस हाइड्रोजन सी, ये बन गए, एक रिड्यूस हो गया, एक क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। ओके, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन गया है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कैसा हो गया? रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे कैसी रिएक्शन हो गई? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो याद रखें ये वाला केस थोड़ा अच्छा सा केस है, आपसे अगर टफ पेपर बनेगा, पेपर को अगर कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला हमारा गलत है, ये आम जिंदगी है बेटा, ये हमारी मेंटोस जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी। दिमाग की बत्ती जला दे, ठीक है, जल गई। ओके, अब वुर्ज रिएक्शन तो हो गई। वुर्ज के जैसी एक फिटिक रिएक्शन होती है, उसमें क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड ना लेके एराइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? अराइल हैलाइड। अब अराइल हैलाइड क्या होता है? बेंजीन एक्स, ठीक, बेंजीन एक्स। तो ये निकल जाता है 2NaX, ये बाइफिनाइल बन जाते हैं। ऐसी उलमान ने सोडियम नहीं लिया, उलमान ने दिमाग लगाया, कॉपर डाल के देखा, क्या डाला? कॉपर, तब भी रिएक्शन हो गई, बाइफिनाइल बन गया, तो उसको उलमान रिएक्शन बोल दिया। फिर वुर्ज फिटिक आ गए, क्या आ गए? वुर्ज फिटिक। उनने देखा कि अराइल हैलाइड डाल रहा हूँ सोडियम के साथ ड्राई ईथर में तो हमारा बाइफिनाइल बन जाता है, अल्काइल हैलाइड डाल रहा हूँ सोडियम तो RR बन जा रहा है, क्यों ना दोनों डाल दिए जाएँ, क्यों ना दोनों डाल दिए, RX और बेंजीन एक्स, अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों को डाल देंगे सोडियम ड्राई ईथर में, तो क्या बनेगा? अल्काइल बेंजीन। RX प्लस 2Na बेंजीन एक्स ड्राई ईथर में डालेंगे तो क्या बनेगा? अल्काइल बेंजीन। ये क्या है हमारी? अल्काइल बेंजीन। क्लियर है? ये हमारी क्या है? वुर्ज फिटिक रिएक्शन। ये NCERT में दी हुई हैं, आपको अच्छे से समझनी है। ओके, नाउ अब आपको मैंने जितना पढ़ा है इसका टेस्ट दीजिए। इस पहले प्रोडक्ट में क्या बनेगा बेटा आपका? पहले वीडियो पॉज करिए, तीनों बनाइए, जितना मैंने पढ़ा दिया है उसका आपका टेस्ट है। क्या है? उसका आपका टेस्ट है ये। बना लिया? अब मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ मैच करना और बताना 3 में कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में। ये क्या कराएगा हमारा? अलाइलिक, क्या कराएगा? अलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, FR/SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलाइलिक पोजीशन पे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। यहाँ पे क्या हुआ? क्लोरीन, ये पुराने लेक्चर का है। यहाँ पे क्या होगा? हैलोजिनेशन, एडिशन रिएक्शन होगी बेटा। क्या होगी? एडिशन रिएक्शन। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा एडिशन रिएक्शन के बाद? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट तो है नहीं। अल्किन के ऊपर क्या है? एडिशन होगा। तो सोचो लास्ट लेक्चर का सोचो, कितना याद है? जिसने रिवाइज किया होगा उसको तुरंत चमक गया होगा। क्या बनेगा? CH3 CHCl CH2 Cl, ऑपोजिट साइड। कैसे? ऑपोजिट साइड, एंटी एडिशन है। NBS क्या कराता है हमारा? N ब्रोमोसक्सिनामाइड अलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या कराता है? अलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2, ये CH3 नहीं बेटा, CH नहीं, CH2 आएगा यहाँ पे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे क्या जुड़ेगा? Br। ये NBS करवाएगा, ये Br2H भी FR/SR कराएगा। ये क्या कराएगा? EAR इलेक्ट्रोफ्लेक एडिशन रिएक्शन। क्या कराएगा? इलेक्ट्रोफ्लेक एडिशन रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, कितना स्कोर आया बताओ? लास्ट लेक्चर जिसने रिवाइज किया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये आपका टेस्ट करेगा रिवीजन आपका कैसा है, समझ रहे हो? क्लियर रखो बिल्कुल कैसे पढ़ना है आपको। मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज करते चलो और हमेशा हर चीज़ को मैकेनिज्म वाइज जाओ। ऐसा नहीं कि रटने लग गए कुछ भी कि कैसे हो रहा कैसे नहीं हो रहा। हर चीज़ के हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोगों ने बहुत डिटेल में GOC1 पढ़ा, सारे इफेक्ट पढ़े, स्टेबिलिटी कैसे देखते कैसे नहीं देखते, कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, सारे कंबाइंड इफेक्ट लगाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ देखा, बेसिक स्ट्रेंथ देखा। क्यों देखा?
इतने सारे लेक्चर क्यों पढ़े? क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगा सकें, सबकी मैकेनिज्म दिमाग में चलनी चाहिए। आपको रिएजेंट दिखा, तुरंत के तुरंत दिमाग में मैकेनिज्म चलनी चाहिए, कैसे हो रहा है ये, कैसे आपके प्रोडक्ट, आपके एंटी एम के प्रोडक्ट मेजर हो जाते हैं, कैसे आपके एम के प्रोडक्ट मेजर हो जाते हैं। तो दिमाग बिल्कुल खोल के बैठो, ठीक है। इसका स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसमें 3 में से कितने नंबर आए आपके। फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है? अगर ओवरव्यू देखूं तो RX हमारा जिंक से रिएक्ट करके RR बनाता है। अब बीच में क्या होता है? बीच में हमारा एक सब इंटरमीडिएट बनता है, जिसको मतलब ऐसा समझ लो कि एक न्यूक्लियर फाइल जनरेट करने के लिए एक स्पीसीज बनती है R2 - Zn, R2 - Zn मतलब R Zn + 2। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन रिएजेंट। ये R2- क्या करता है? न्यूक्लियर फाइल प्रोड्यूस करता है R-, ये R- अगेन RX पर अटैक कर देता है और क्या बन जाता हमारा? RR + ZnX2। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। समझ में आई? फ्रैंकलिन रिएक्शन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखिए RX और जिंक डालेंगे तो ये बन जाएगा। जब भी नोट्स को रिवाइज करें बस इसको एक बार देखते चलें, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा लेकिन देखते चलें। कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या होता? RX के ऊपर लिथियम डालते, CuX डालते और एक और एल्काइल हैलाइड डालते RX, तो क्या बनता हमारा? RRX। होती मैकेनिज्म कैसे होती? 2 RX हमारे, जैसे 2 RX हमारे 2 लिथियम के कांटेक्ट में आते तो क्या बन जाता है? पहले तो यहाँ पे इनका क्या होता है? हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस से R+ बनेगा, R+ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होंगे तो क्या बनेगा हमारा? R-, क्या बनेगा हमारा? R-, ठीक है। ये R- हमारा क्या होगा? लिथियम प्लस से रिएक्शन करेगा, लिथियम प्लस से रिएक्शन करके क्या बनेगा? RLi, क्या बन जाएगा हमारा? RLi। ये RLi कॉपर हैलाइड से रिएक्ट करके LiX सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। 2 RLi हैं हमारे, इससे कॉपर हैलाइड से रिएक्शन होगी तो क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? RLiX और बचेगा क्या? R2CuLi। एक लिथियम के साथ R है, कॉपर के साथ R है, तो R2CuLi। ओके, ये हमारी मतलब एक्टिव स्पीसीज बन गई, यही हमारी आगे काम आएगी। R2CuLi, ये हमारी R2CuLi। जो R' बाद में डाला हमने, इसके ऊपर जो हमारा ये जनरेटेड R- है न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा इसके ऊपर अटैक करता है, R- हमारा अटैक करेगा RX के ऊपर, तो क्या बनेगा? RR। ओके, ये हमारा क्या बन जाएगा? RR। क्लियर है? तो ये हमारी क्या है? कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। इसके अंदर भी क्या बना रहे हैं हम लोग? अल्केन्स बना रहे हैं। क्या हमारे अल्केन्स है बेटा, क्या है हमारे? अल्केन्स। RR'। तो वर्किंग स्पीसीज समझ में आई क्या बनी? R2CuLi। ओके, क्या है हमारी ये? R2CuLi वर्किंग स्पीसीज। ये R- जनरेट करेगी और RX में से X को सब्सटीट्यूट कर देगी, तो क्या बन जाएगा हमारा? RR'। अब अगर इसकी रिएक्शन देखें हम लोग तो देखिए CH3CH2Cl के ऊपर लिथियम कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और CH3Br डाला, तो क्या मैं डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिख सकता हूँ? CH3CH2, ये हो गया हमारा इतना R, ये हो गया हमारा R'। ओके, तो क्या बना हमारा? RR', CH3CH2CH3। ये क्या हमारा? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। कर लेंगे। नाउ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब देखिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या उसका सॉल्ट होगा, उससे CO2 निकल जाएगा और फिर क्या होगा? हमारा अल्केन बन जाएगा। अगर एसिड से मैं CO2 निकाल दूँ तो क्या बनेगा? RH बचेगा, माइनस CO2 निकल गया, तो डीकार्बोक्सिलेशन से हमारा क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। तो देखिए सबसे पहले 3 प्रकार के हमें डीकार्बोक्सिलेशन पढ़नी है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और हुन्स-डी का रिएक्शन। कौन सी? हुन्स-डी का रिएक्शन। सबसे पहले हमारी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, उसके नाम में ही छिपा है सोडा लाइम। सोडा क्या हमारा NaOH है, लाइम क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन देखिए होता क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सोडा लाइम डालते हैं तो RH अल्केन हमारा बनता है। क्या बनता है? अल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। अब ये होता कैसे देखिए, सबसे पहले अगर हमारा NaOH आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा हमारा? एसिड और बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बनेगा? O-, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन बना। ये क्या करता है हमारा नेक्स्ट स्टेप में?
ये नेगेटिव यहाँ आता है और ये बॉन्ड इसके यहाँ चले जाते हैं, तो ये हमारा R- बनता है प्लस CO2 बनता है बेटा। क्या बनता है? CO2। अब ये CO2 हमारा फिर से NaOH से रिएक्शन करेगा और ये हमारा किससे? वाटर से रिएक्शन करेगा। वाटर से H+ लेके ये अल्केन बना लेगा और CO2 हमारा NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ओके, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा अल्केन। तो ये हमारा था पहला प्रोसेस, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखिए ये क्या हमारी RDS, क्योंकि हमारा ये इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? इंटरमीडिएट। R- क्या हमारा? इंटरमीडिएट। तो RDS जो है वही हमारा रेट डिटरमाइन करेगा। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन वाया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन आयन हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें। क्लियर है? देखिए अब कंपेयर द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का रेट कंपेयर करना है, कैसे होगा? इसमें क्या बनेगा हमारा? CH3 माइनस इंटरमीडिएट। इसमें क्या बनेगा? CH3 CH2 माइनस। इसमें क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। इसमें क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये माइनस। अब बताओ sp3 कार्बन पे ज़्यादा sp3 कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल है या sp2 sp कार्बन पे? डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है sp कार्बन पे। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की। तो इसमें कितना है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है, ये भी sp3 हाइब्रिड है। इसमें क्या 33% s कैरेक्टर है, यहाँ भी 33% है, यहाँ 25% है बेटा। कितना? 25%, यहाँ 33%, यहाँ 50% एस कैरेक्टर। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज़्यादा EN, जितनी ज़्यादा EN उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की। तो सबसे ज़्यादा रेट तो हमारा किस में आ जाएगा? 4 में आ जाएगा। देन किस में आएगा? 3 में आएगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड में डिसाइड करो। यहाँ +I लगा रहा है, +I नेगेटिव चार्ज को लेस स्टेबल कर देता, तो फर्स्ट आगे आ जाएगा, सेकंड पीछे चला जाएगा। अगर रेट लिखेंगे हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन का तो ये आ जाएगा। फाइन। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखिए कुछ भी टफ नहीं है। मैकेनिज्म से आपको इंटरमीडिएट का पता चलेगा, फिर इंटरमीडिएट का पता चलेगा बेटा। तो GOC1 में बहुत सारे इंटरमीडिएट आपने देखे हैं कि उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। सीधा फैक्टर लगा दो। नेक्स्ट सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराइए। इसका क्या बनेगा हमारा? CH4। क्या बनेगा? ये नया हाइड्रोजन मैं इस कलर से लिख रहा हूँ, CH4 बनेगा। इसमें क्या बनेगा आपका? बताओ। ये बनेगा। क्लियर है? इतना पार्ट पूरा निकल जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा हमारा? ये बनेगा, ये पूरा पार्ट चला जाएगा। अब इसमें एसिड पूछा आपसे, प्रोडक्ट दिया आपको। अब सोचो आप लोग एसिड क्या हो सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ, तार दिलाओ दिमाग के। एसिड क्या हो सकता है? क्या एसिड ये हो सकता है बेटा? बताओ जरा, क्या एसिड ये हो सकता है? इतना निकल जाएगा, इसका अल्केन बन जाएगा, डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या एसिड ये हो सकता है? आप सोचो जरा, क्या ये एसिड हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, यहाँ से भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या एसिड आपका मेटा पोजीशन पे हो सकता है? बताओ। ये भी हो जाएगा, यहाँ से भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या एसिड हमारा ये वाला हो सकता है? ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों ही हमारे एसिड पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल। तो 4 डिफरेंट एसिड पॉसिबल है इस प्रोडक्ट के लिए, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। यहाँ क्या लिख दो? डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या हो रहा है हमारा? डीकार्बोक्सिलेशन। ओके। नेक्स्ट एक नोट है, बीटा कीटो एसिड्स ऑन हीटिंग रिलीजेस CO2। बीटा कीटो एसिड जो होते हैं, बीटा कीटो एसिड को सोडा लाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनको बस हीट कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। अब बीटा कीटो एसिड ही ऐसा क्यों करते हैं, दूसरे क्यों नहीं करते? इसका भी बहुत अच्छा रीज़न है बेटा। देखो पहले तो बीटा कार्बन पहचानना सीखो। अल्फा, बीटा, गामा कार्बन होते क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, हमारे कंसर्न्ड सेंटर से, जिसको हम लोग
प्रायोरिटी दे रहे हैं उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, उसका नेक्स्ट बीटा कार्बन, उसका नेक्स्ट गामा। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये अल्फा कार्बन नेक्स्ट वाला, ये बीटा कार्बन, ये गामा। तो अल्फा बीटा कैसे डिसाइड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा, देन बीटा, देन गामा। तो बीटा कीटो मतलब बीटा पे कीटो होना चाहिए। बीटा कीटो एसिड्स को अगर हीट कर देंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन देते हैं बेटा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, इतना पूरा निकल जाएगा। अब हीट ही करने से क्यों हो गया, अब देखिए होता क्या है, जो इनमें नेगेटिव चार्ज बनेगा बेटा आपका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज वेरी स्टेबल विथ कंजुगेशन विथ ऑक्सीजन। क्या बनेगा आपका, ये समझ रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज। तो बीटा कीटो एसिड सिर्फ हीटिंग से ही काम चल जाता है इनका, सिर्फ हीटिंग से ही काम चल जाता है, हीटिंग से ही CO2 निकाल देते हैं, क्योंकि इनका नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है ऑक्सीजन साथ कॉन्जुगेशन में। क्लियर है, समझ में आ गया रीजन, ये हमारा बन गया। अब ये आपके लिए सबस्ट्रेट है, ये आपके लिए हीट करा गया एक बार सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करा गया है। तो बताओ दोनों में ही क्या प्रोडक्ट बनेंगे। बीटा कीटो एसिड कौन सा पार्ट है, सोचो जरा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कीटो एसिड वाला पार्ट आपका इतना वाला है, सिर्फ इसको बीटा कीटो एसिड वाले पार्ट में आएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो फर्स्ट में जो हमने हीटिंग करवाई है वाटर के साथ, इसमें क्या होगा, सिर्फ बीटा कीटो एसिड रिड्यूस हो जाएगा आपका, डी कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, लेकिन सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में बीटा कीटो एसिड भी जाएगा और जो नॉर्मल आपका एसिड है उसका भी डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे कीटो ग्रुप तो रहेगा ही और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, अच्छे से कर लेंगे। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो उनमें हीटिंग इफेक्ट क्या आता है, पहले तो आप लोग ये देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें कौन कौन से याद रखने हैं। 2 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड होता है, जिसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए 2 कार्बन। 3 कार्बन का मेलोनिक एसिड होता है ऐसा, 4 कार्बन का सक्सीनिक एसिड होता है, 5 कार्बन का ग्लूटारिक एसिड होता है, 6 कार्बन का एडिपिक। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ध्यान रखना। एडिपिक एसिड आपका पॉलीमर्स में भी आएगा बहुत ज़्यादा। एडिपिक एसिड 6 कार्बन का ऐसा एडिपिक एसिड होता है। 7 कार्बन का पामेलिक एसिड होता है, क्या होता है, 7 कार्बन का पामेलिक। देखिए इन दोनों को अगर हीट करते हैं तो CO2 निकलता है, अगर इन दोनों को हीट करते हैं मतलब 4 कार्बन और 5 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो सिर्फ वाटर निकलता है, CO2 नहीं निकलता है, सिर्फ वाटर निकलता है। अगर 6 कार्बन और 7 कार्बन के एसिड को हीट करते हैं तो वाटर प्लस CO2 दोनों ही निकलता है। क्या निकलता है, वाटर प्लस CO2 दोनों ही निकलता है। तो पहले कैसे याद रखना आपको, पहले 2 से CO2 निकालना है, दूसरे से वाटर निकालना है, आगे के 2 से, नेक्स्ट 2 से क्या, वाटर और CO2 दोनों ही निकालना है। ओके, क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में याद रहेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलिक। देखिए पहले तो इनको याद रखने का स्टेप देखिए, याद कैसे रखते हैं, इनकी ट्रिक है OMSGAP, ओम्स गैप। क्या है, ओम्स गैप। सबसे पहला सबसे छोटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का, नेक्स्ट वाला 3 4 5 6 7 कार्बन का। तो ट्रिक याद रखेंगे, ओम्स गैप। क्या है ट्रिक, ओम्स गैप। सबसे छोटा ऑक्सैलिक, देन मेलोनिक, देन आपका सक्सीनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पामेलिक। तो इन 2 से निकलता है हमारा CO2, इन 2 से निकलता है हमारा वाटर अकेला, इन 2 से निकलता है वाटर प्लस CO2। याद रखेंगे बिल्कुल, फाइन। अब देखिए अभी आपका FRSR ख़त्म तो नहीं हुआ, फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने जितना पढ़ा है अच्छे से ध्यान से आपको रिवाइज करना है, पढ़ने के बाद नोट्स कंप्लीट रखने हैं। जो डाउट आए आपको कमेंट सेक्शन मेंशन करिए, हमको मेल लिखिए support@neetaro.com पे, हमारी वेबसाइट विजिट करिए neetaro.com, हमें टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। जो हमारा ये लेक्चर प्लान है ये सारा आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, डाउट्स नीटेरो बोर्ड को भेज सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो
डू लेट अस नो आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आएगी हम उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए, और जो विधायक जी ने आज आपसे बोला है उसको ज़रूर फॉलो करना। ओके फाइन, पढ़ते रहिए, टाटा।